नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है और हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर होंगे। तो आप नंबर नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज की, और प्याज पर जो 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है ताकि कीमतें काबू में रहे, इसका विरोध हो रहा है। और प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव मंडी में आज हड़ताल रहा, कामकाज ठप रहा। और इस वक्त हमारे साथ लासलगांव एपीएमसी के चेयरमैन बाला साहब शिवसागर जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये जो 40% की ड्यूटी लगाई गई है, आज आप लोगों आपकी मंडी में हड़ताल भी रही है, आप जरा बताएं कि क्या दिक्कत आएगी इससे आप लोगों को? जो 40% जो निर्यात मूल्य लगाया है उसकी वजह से उसका असर तो डायरेक्ट किसानों पे पड़ने वाला है। व्यापारी जब माल लेंगे तो वो पड़ता देख के लेंगे, तो मंडी में प्याज का रेट कम हो जाएगा। नहीं, किसानों पर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा या व्यापारी पर? किसानों पे आएगा ना, फाइनल तो किसानों पे आएगा, व्यापारी पे क्या आएगा? नहीं, मतलब किसानों के पास अभी स्टॉक है या किसानों ने माल निकाल दिया है अपना ज्यादातर? नहीं, किसानों का ही माल आता है मंडी में। हमारे मंडी में किसानों का ही माल आता है। अच्छा, ओके। सरकार आज भी हमारे लासलगांव मंडी में 30,000 क्विंटल माल आता है किसानों का। अच्छा, तो ये बताएं कि सरकार का मकसद ये है कि दाम ज्यादा ना बढ़े, तो क्या इस बात की आशंका थी आप लोगों को भी कि हाँ, दाम तेजी से बढ़ रहे हैं या आगे और बढ़ सकते हैं प्याज के? दाम बढ़े यानी कैसे ये समझो, रेट का जो 2200 तक भी दाम बढ़े, लेकिन 19 तारीख को भी 600 रुपये भी प्याज बिका है। तो आप कह रहे हैं कि दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं? ज्यादा नहीं है, नहीं, एवरेज में ज्यादा नहीं है। जो अच्छे माल है उसका ही दाम बढ़ा है, लेकिन जो लोकल मंडी में जो जाता है उसका माल उसका दाम इतना नहीं बढ़ा है। जो एक्सपोर्ट का माल है उनका ही दाम बढ़ा है। इस फैसले के बाद जब ये खबर आई कि 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसके बाद मंडी में दाम कितने कम हुए हैं प्याज के? कम हो जाएगा तो असर पड़ेगा ना 400-500 रुपये तक, 400-500 रुपये पर। तो ये जरा बताइए कि अभी जो बीच में दाम बढ़ने लगे थे उसके पीछे वजह क्या थी? क्यों दाम बढ़ने लगे थे? नहीं, अभी दाम बढ़ने लगे थे तो इतना अपने जो दाम बढ़ने लगे, थोड़ा माल अभी बारिश नहीं हो रही, आगे का माल आने वाला कम आने वाला है, ये देख के सब हो रहा है। एक बात बाला साहब जी, ये बताइए कि क्या एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था क्या? मतलब हमें जो जानकारी मिल पा रही कि इस साल 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गया था प्याज का, तो क्या ये बात सही है? मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल ही इतना आता नहीं है। आज भी 50% माल का दर्जा इतना अच्छा नहीं कि जो एक्सपोर्ट कर सके। तो आप क्या चाहते हैं अभी, मतलब सरकार से? नहीं, पहला ये सोचना चाहिए, इस साल किसानों का बारिश की वजह से नुकसान बहुत हुआ है। शुरू में प्याज को कुछ भी दाम नहीं था, यानी जो प्याज मंडी में आता था तो बहुत नुकसान, बहुत माल खराब हो गया है और इसकी वजह से उनको रेट नहीं मिला। थोड़ा बहुत माल बचा था, अभी जो थोड़ा बहुत अच्छा माल है उनको थोड़े दो पैसे मिलने वाले थे, उसी टाइम सरकार ने ये कर दिया। और उसमें किसान भी कितने, बहुत कम किसान है ना अभी लास्ट में, उतने दिन माल संभाल कर उनका नुकसान होगा तो उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो एक बात जरा मुझे और बताएं कि क्या अभी आप लोगों की स्ट्राइक जारी रहेगी? कुछ बातचीत हो पाई है सरकार से आपकी? चालू है ना, बातचीत चालू है। हम अभी दोपहर को भी मिनिस्टर साहब से बोले, धनंजय मुंडे साहब से, भुजबल साहब से हमारा बात हुआ है। मुंडे साहब कल दिल्ली में जा रहे हैं, कुछ वाणिज्य मंत्रालय को मिलने वाले हैं, तो कुछ न कुछ निकलेगा। और कल हम इधर अधिकारियों से बात हुआ, उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में कल मीटिंग लगाया है। ओके, मीटिंग बुलाया कल। अच्छा, कल आप कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाई गई है। अच्छा, वैसे क्रॉप कैसी है सर प्याज की? क्या मतलब ठीक ठाक क्रॉप है, फसल ठीक है प्याज की? नहीं, अभी नासिक में थोड़ा बारिश की वजह से नासिक और इधर थोड़ा कम है, लेकिन बाकी कर्नाटक में है, कुछ राजस्थान में है, उधर तो फसल है ना, उधर बारिश हुआ है ना। अच्छा, तो क्रॉप को नुकसान है क्या प्याज को? बारिश की वजह से जो नया आने वाला है थोड़ा बहुत लेट होगा इस साल। अच्छा, आपके हिसाब से कितना प्रोडक्शन कम हो सकता है, कोई आइडिया?
अभी इतना पक्का आइडिया नहीं है, लेकिन लेट हो जाएगा, कम नहीं होगा, लेट हो जाएगा, थोड़ा बारिश कम लेट नहीं हो होगा, जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अराइवल लेट होगा। हाँ, तो अभी अभी आगे त्योहार हैं, दिवाली का त्योहार है, दशहरा है, इस दौरान कैसी सप्लाई रहेगी? गणपति है। नहीं आज भी है ना, तो ऐसा देखो ना, मतलब लोकल मार्केट में आज भी 30-40 रुपया प्याज बिकता है, ऐसा सोचे तो इससे ज्यादा रेट नहीं है। ओके ओके। हाँ, 30-40 यानी बहुत ज्यादा रेट है क्या? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बाला साहब जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि प्याज को लेकर जो फैसला हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमने लासलगांव मंडी में प्याज के किसानों से भी बात की है, उनका क्या कहना है ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भारत ही नहीं, कई देशों को प्याज की आपूर्ति करने वाला नासिक जिला हड़कंप में है केंद्र सरकार की निर्यात पॉलिसी की वजह से। फ्राइडे के दिन केंद्र सरकार ने प्याज की निर्यात पर 40% ड्यूटी का आदेश निकाला, जिसकी वजह से पूरे नासिक जिले में कर्फ्यू जैसी परिस्थिति है। आप देख सकते हैं, यह है लासलगांव बाजार समिति, जहां पर प्याज की सबसे बड़ी खरीद फरोख्त होती है। हर रोज करोड़ों क्विंटल प्याज जो है वो यहाँ पे खरीदी जाती है और पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। लेकिन आज से व्यापारियों ने पूरी तरह से प्याज की ट्रेडिंग बंद कर दी है, जिसकी वजह से आज पूरा मार्केट सूना सूना आपको दिखाई दे रहा है। इस मार्केट में करीबन 600 से 700 गाड़ियाँ रोज ट्रक, टेम्पो और छोटी छोटी बैलगाड़ियों से लाया जाता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट जो है वो सूना सूना पड़ा हुआ है। किसानों का जो भवन सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक भी किसान यहाँ पर नहीं है। किसानों का सपना होता है कि हर साल वो प्याज उगाए और उसे संभालने के बाद जब बारिश के दिन आए तब उसे प्याज के कुछ भाव महंगे मिलते हैं, यानी 2 पैसे उसके हाथ आते हैं। और दिवाली जो होती है, दिवाली पूरी तरह से इस प्याज पर डिपेंड होती है। लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्यात की धोरण की वजह से आज नासिक जिले में किसानों का सपना जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया, लासलगांव, नासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की बात आज मैं प्राइस के लिहाज से तो करूंगा ही, लेकिन गोल्ड की डिमांड आमतौर पर इस दौरान कम रहती है। लेकिन आगे के लिए क्या सिग्नल मिल रहे हैं और किस तरह की डिमांड इस वक्त है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेतन मेहता साहब जुड़ रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमतौर पे इस दौरान गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम रहती है, क्या वाकई कम है या आपको लगता है कि ये धारणा बदल गई है, डिमांड है? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपका बहुत आभार। और मुझे लगता है कि भारत में अभी सोने की डिमांड बहुत अच्छी है। जैसे हमको पता चला कि लास्ट मंथ जो अभी हमारा जो शो हुआ अगस्त में, उसमें जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान से ऑर्डर बुक हुए हैं, उस हिसाब से मार्केट में अभी बहुत, क्योंकि एक तो पहली बात तो गोल्ड स्टेबल है और ज़्यादा ऊंचा और नीचा नहीं दिख रहा है, तो डिमांड हाल ही का बहुत अच्छी डिमांड है और ये सेकेंड क्वार्टर बहुत बेहतरीन करेगा। मार्केट में अभी ब्राइडल सेट का बहुत ज़्यादा, ब्राइडल सेट और जो बड़ी ज्वेलरी है उसका बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बहुत स्टेबल है और इसलिए बहुत मार्केट में तेजी दिखी जा रही है मृत्युंजय जी। तो आप कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन अभी कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम कुछ और कम हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसका इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ेगा अभी? मतलब दाम गिरने की उम्मीद में लोग थोड़ा बाइंग को रोकेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सोने का तो हमेशा हमने देखा है कि 10% ऊपर या नीचे कभी भी हमेशा रहा है, लेकिन लंबे दौर में अगर हम देखें तो कभी भी सोने ने हमको अच्छा रिटर्न दिया है और आखिर में सोने का भाव ऊपर जाता ही है। तो करेक्शंस तो वैसे तो हर बार करेक्शंस आते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आएंगे, बट मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज ये प्राइस जो अभी बहुत बेनिफिशियल प्राइसेस है, दिस इज अ गुड प्राइस टू परचेज द गोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। और ज्यादा कोई गोल्ड नीचे, इतना नीचे नहीं दिख रहा है, जो भी दिख रहा है मुझे लग रहा है 2-5% का फर्क है और इससे खास जो बाइंगे उस पर इतना असर नहीं दिख रहा है मुझे, बिकॉज डिमांड्स बहुत अच्छे हैं और वॉक-इन्स बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि आगे भी त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। इस बार अगर मान लीजिए इसी रेंज में प्राइस रहता है 58-60 के रेंज में, तो त्योहारों के दौरान, दिवाली के दौरान, धनतेरस के दौरान आप किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं? सर, मैं आपको एक हायर नोट पे बात बताऊं तो लास्ट ईयर से भी इस ईयर
जैसे हमने देखा कि थोड़ा फर्स्ट स्लो गया, सेकंड क्वार्टर बेहतरीन जाएगा और दिवाली दशहरे पे मुझे लगता है बहुत लास्ट ईयर से भी 15 से 20% का सेल भी ज्यादा होगा और कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होगा। बिकॉज मार्केट में एक तो उस टाइम पे दिवाली और दशहरे के अभी तो वेडिंग सीजन भी चालू होगी नेक्स्ट, और डिमांड भी है और मार्केट भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है और प्राइसेस भी बहुत स्टेबल है। तो मैं पक्का श्योर हूँ कि लास्ट ईयर से इस ईयर दिवाली और दशहरा और बेहतरीन होगा और सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड आगे अच्छी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका जुड़ने के लिए और डिमांड ट्रेंड पर बात करने के लिए। बीरेन जी, प्राइस ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? डिमांड की तो बात हमने की, लेकिन प्राइस को लेकर के आपका व्यू क्या है और प्राइस के हिसाब से ये भाव गोल्ड का क्या ट्रेड के लिए ठीक है? फिलहाल तो स्टेबल मार्केट है, सीमित दायरे का कारोबार मैं मानता हूँ इसका। 58,200-300 बॉटम रहना चाहिए शॉर्ट टर्म, और अपसाइड में 59,200 टॉप रहना चाहिए। 800,000 रुपये की लिमिटेड मूवमेंट रहेगी। जैक्सन होल की जो मीटिंग होगी जिसमें पॉइल सबका बयान होगा, उसके बाद कोई थोड़ी ब्रॉडर टाइम फ्रेम क्लियर होगी। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर, और 58,484 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव है, इस पर आप नज़र रखें। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका व्यू चांदी के ऊपर क्या है? सिल्वर में क्या करना चाहिए अभी? मित्तल जी गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दिए हैं। मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। काफी हमने करेक्शन देखा था, हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। सिल्वर में करीबन 70,200 के आसपास खरीदारी करें। 59,650 का स्टॉप लॉस है। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 71,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लग रहा है कि एक बार प्राइस $23 तक के लेवल दिखा सकता है। कहीं ना कहीं लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है कि आज एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि क्रूड के भाव ऊपर आए हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हमने ग्लोबल मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी का माहौल देखा है, तो सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर आ सकती है। तो गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में एक पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं सवाल लेकर। पूछिए दिनेश जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। ये कपास खली करंट लेवल पर क्या पोजीशन सर? 3,000 रुपए तक के जाएंगी क्या? बारिश तो नहीं है इधर, हमारा इधर तो नासिक कपास खली, ओके। बीरेन जी, क्या लगता है सर कपास खली में आपको? कपास कली सितंबर वाइन का जो चल रहा है उसमें पिछले एक वीक का जो वॉलेटिलिटी है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले मार्केट ऑलमोस्ट 300-400 रुपया डाउन हुआ और वापस 400 का जंप आया। इतनी वाइड स्विंग एक्सपेक्टेड नहीं थी, और कोई फंडामेंटल या टेक्निकल कोई कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा सर, तो कैसे काम चलेगा फिर बीरेन जी? चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अच्छा अनुज जी, क्रूड में हल्की तेजी है 1% के आसपास की, 6,840 के आसपास है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। क्या लगता है इस भाव में क्रूड में क्या करना चाहिए अभी? देखिए मृत्युंजय जी, एक चीज तो ये है कि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसकी आज एक्सपायरी है, तो उसके चलते थोड़ी सी वॉलिडिटी यहाँ पर आ सकती है। मगर अगर आप देखेंगे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो कि इस बार बैकवर्डेशन में है, जो कि अगस्त के मुकाबले 50 रुपए डाउन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बैकवर्डेशन जो आया है ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो सैलॉन राइस का ट्रेड ले सकते हैं क्रूड में। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 6,800 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 6,920 का स्टॉप लॉस है। टारगेट नीचे करीबन 6,650 तक आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आ सकती है। तो इंट्राडे के लिए सैलॉन राइस का ट्रेड बना के चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए तेजी पर बिकवाली, तो जरा लेवल बताइए सर, किस भाव पर बेचे हैं, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, बेचना चाहिए जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है ऊपर में 6,800 के लेवल पर आए तो बिकवाली करें। 6,920 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे 6,600 तक हो सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। अच्छा बीरेन जी, मेंथा में बड़ी अच्छी तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। सुल्तान है हमारे साथ गुजरात से, पूछिए सुल्तान। और बीरेन जी से है, जैसे आज सितंबर का कुकुड़ कपास कली काफी घट गया, दिसंबर का नहीं घटा है ज्यादा,
तो न्यू क्रॉप दिसंबर में लेना चाहता हूँ, तो किस लेवल पे वैल्यू बाइंग दिखती है, सेफ लेवल क्या रहेगा और क्या टारगेट देखते हो ऊपर में आने वाले 4-5 महीने में? देखिए वीरेंद्र जी से तो हमारा संपर्क अभी नहीं टूट गया है, लेकिन अनुज जी आपको बताएंगे। अनुज जी बताइए, कपास खली में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि इनका विचार है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट लेने का, और वो भी आप देखेंगे तो बैकवर्डेशन में चल रहा है। मुझे लगता है कि लेवल अच्छा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में लेने का, 2547 के आसपास ये चल रहा है। तो अगर ये नीचे डिप लेता है 2500 के आसपास तक तो लेना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पे 2700 तक के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बारिश कम देख रहे हैं तो माना जा रहा है कि जो कॉटन की बुआई है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है, तो उससे काफी हद तक कॉटन सीड ऑयल के को सपोर्ट मिल सकता है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जिगर ठक्कर हैं। पूछिए ठक्कर साहब। अनूप जी से सवाल है, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, बताइए अनुज जी। आज के लिए 58495 ये गोल्ड का ताज़ा भाव है, 120 रुपये ऊपर है, बिल्कुल ताज़ा भाव पर गोल्ड में क्या करें? देखिए, गोल्ड में पॉजिटिव ट्रेंड हमें लगता है कि यहाँ पर आ सकता है। तो अगर ये गोल्ड का भाव नीचे करीबन 58,400 तक मिलता है, मीन्स करीबन 70-80 रुपए भी डिप अगर लेता है, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 58,150 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट ऊपर 58,700 58,800 तक आ सकता है। ओके, ठीक है। बीरेन वकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, आप जरा बताइए सर कि मेंथा में क्या हो रहा है। सर, मेंथा में बड़ी अच्छी तेजी आ रही है, क्या वजह है इसकी? मेंथा में शायद वो ये मानसून ड्राइनेस की जो बात हुई, अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून, इसकी शायद इफेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मूव आया है ऑलमोस्ट वर्टिकल है। मींस करीब, तो आप कह रहे हैं कि मानसून का इम्पैक्ट है और उस वजह से यहाँ पर तेजी का माहौल बना है। जी सर, कंटिन्यू करें वीरेंद्र जी। और ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट भी काफी रफ्तार से बढ़ा है, तो शायद आगे भी शायद हम में भी 1150, 1178, 1175 शायद देखेंगे। अच्छा सर, ग्वार में भी अब ठीक ठाक तेजी आई है, आखिरी घंटे में अच्छी बाइंग लौटती हुई दिखी है। हालांकि मानसून को लेकर बार बार ये खबर आ रही है कि अगस्त में बहुत खराब रहा है मानसून। आगे भी अभी जो ग्वार के खेती वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, तो क्या ये तेजी आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है ग्वार की, बीरेन जी? एक कॉमन फैक्टर जो है सभी एग्री मार्केट्स में, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट दिख रहा है। मींस सबको कलेक्टिव बाइंग करनी है। अच्छा, लगता है फिर कुछ तकनीकी दिक्कत है। अनुज जी, आपका क्या व्यू है ग्वार पर? देखिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें आते हुए देखा है। पहले हम जो 6000 के लेवल को वॉच कर रहे थे एक रेजिस्टेंस के तौर पे, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज करके क्लोजिंग करी है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर काफी अच्छे बनते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बाइंग एक्टिविटी है वो इस काउंटर में है। तो मुझे लगता है कि ग्वार सीट में जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अब मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 6250 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करें। 6100 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ कि 6500 तक देखने को मिल सकते हैं। 6500 के ऊपर अगर ये मार्केट क्लोज करता है तो फिर 6700 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और फंडामेंटली भी देखेंगे तो कम बारिश की वजह से, सोइंग एक्टिविटी डिले होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रामफल है हमारे साथ, पूछिए। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। अच्छा, मेटल में बीरेन जी ओवरऑल अभी क्या व्यू है आपका, और कोई ट्रेड इस वक्त बेस मेटल में आपके हिसाब से? कॉपर में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी बाउंस आना चाहिए। यहाँ सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 723-24 के आसपास बाई किया जा सकता है। अपसाइड में 735, 740 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हम 720 का रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर रामफल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए रामफल जी। हाँ जी, आज क्रूड में क्या पोजीशन बनाए सर? क्रूड में क्या पोजीशन बनाए, अनुज जी बताइए। कच्चे तेल में क्या ट्रेड अभी आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए अभी क्रूड में? देखिए, क्रूड में सैलमन राइस का मार्केट देखने को मिल सकता है। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है 6800 के आसपास मिलता है, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। 6920 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है 6600 तक आ सकता है, और अगर प्राइस 6600 तक आते हैं तो वहाँ पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम रेंज वाइज देखें तो $82 से लेकर $88 के बीच मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में हमें लगता है कि मार्केट स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर, इस पर आप नजर बनाकर चलिए। ताजा भाव
641 का है और यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। बीरेन जी, अभी हम बात कर रहे थे एग्री मार्केट की। एग्री में अभी सर कैस्टर में कोई दम लग रहा है आपको आगे? कैस्टर में चाइनीज डिमांड थोड़ी कमजोर लग रही है, और अभी जो ड्राइनेस है वेदर की, तो शायद कैस्टर की बुआई थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि वो कम पानी वाला क्रॉप है। ओके, ठीक है। अनुज जी, नेचुरल गैस में करीब करीब 2.5% की तेजी है और 217 रुपए के ऊपर है, क्या करें एनजी में? देखिए, एनजी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस तरीके की रिकवरी है, हमें लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो सकता है, तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। एनजी में हमें लगता है खरीदारी करना चाहिए करीबन 215 के आसपास। 205 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 225 230 तक देखने को मिल सकता है, तो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है और फंडामेंटली भी सपोर्टिव है। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड 215 के लेवल पे कर सकते हैं। बाइंग का ट्रेड आप करें कि 215 के लेवल पर कर सकते हैं। फिलहाल भाव 218 के आसपास है, करीब करीब 2.5 से 3.25% की तेज़ी इस वक्त नेचुरल गैस में दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर का रुख करते हैं। अच्छा, मसालों में ओवरऑल बीरेन जी अब आपका व्यू क्या है जीरे में, टर्मरिक में? क्योंकि आप देखिए कि बड़ी तेज़ी के बाद अब मार्केट थोड़ा थकता हुआ दिख रहा है, टर्मरिक का भी और जीरे का भी, तो क्या करें अब इसमें? प्राइस के हिसाब से कंसोलिडेशन यहाँ दिख रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है, जिसको मीनिंगफुल करेक्शन या हेल्दी करेक्शन बोलते हैं। यहाँ टर्मरिक प्रोबेबली मैं ऐसा मान रहा हूँ कि शायद थोड़ा और नीचे जाए तो इसमें अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाई किया जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, कुछ दिक्कत आ रही है, और अनुज जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि किसानों के आत्मनिर्भर बनने में फ़िलहाल क्या चुनौतियां हैं, किसान कैसे कम लागत में खेती कर सकते हैं, किसानों को बेहतर भाव दिलाने और किसानों की फसल की अच्छी देखभाल में वेयर हाउस की क्या भूमिका हो सकती है, इसी पर जी बिजनेस और स्टार एग्री वेयर हाउस शुरू कर रहे हैं खास सीरीज आत्मनिर्भर किसान। और आत्मनिर्भर किसान की पहली सीरीज लेकर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के अकोला में, जहां हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा जिनसे हम समझेंगे खेती और उसकी मार्केटिंग की बारीकियां। तो जुड़िए हमारे साथ 25 अगस्त को अकोला में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखकर स्पेस देकर अपना नाम लिखें और फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।